यतू के बारे में मजीद जो सवालात किए जा रहे हैं, जो इन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो भी पूछेंगे। लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा है कि 1990 में ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने यहां से कश्मीरियों को पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग करवाया और कश्मीर लाकर स्कूल, कॉलेज और जो फ्लाईओवर पुल यहां पे थे वो जलाए और बाद में फंड्स भी निकाले। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी तंजीम थी, मिलिटेंटों के सफों में बैठे हुए थे और पाकिस्तान में उन्होंने बड़े काम किए हैं। इस बयान पर जहां पर हम कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसका जवाब ले, लेकिन सीधे तौर पर चलेंगे हम इंजीनियर नजीर यतू के पास और जानना चाहेंगे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है किस हैसियत और किन सबूतों के बिना पर दिया है। नजीर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम प्रोग्राम में। मैं सवाल यह पूछूंगा पहले आपसे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1990 में कश्मीरी बच्चों को पाकिस्तान भेजा, मिलिटेंट बनाया, यहां लाया और फिर सरेंडर भी करवाया। इस बयान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने ऐसा कहा? अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब जी। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया है। मैंने ये कहा कि मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री का कौन कौन सा पन्ना हम छानेंगे और लोगों तक पहुंचाएं। ये एक छोटी सी मिसाल है। जब 89 में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, काज क्या था सब लोग जानते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर एक पॉलिसी बनाई, अपने साथियों के बच्चों और अपने रिश्तेदारों के बच्चों को सरहद पार भेजकर अपनी हिफाजत के लिए मामूर रखा। और जब उनको लगा कि हाँ ठीक होने लगे, जब उन्होंने कुर्सी संभाली, फिर इन्हीं बच्चों को रोजगार दिलाकर बाहर भेजा। और जो यहाँ का तालीम याफ्ता नौजवान था, पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, चाहे कोई ग्रेजुएट था, टेक्नोक्रेट था, उन बिचारों को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के अवज किया, अपने साथियों के जो बच्चे थे, चाहे वो अनपढ़ थे, चाहे वो कोई भी था, उनको नौकरियां देकर यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के तालीम पर नजीर साहब मैं अपनी इतनी बड़ी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मुझे बताइए। आपने कहा कि उन्होंने यहाँ पर कश्मीरी नौजवानों को 1990 में पाकिस्तान भेजा, ट्रेनिंग करवाई, यहाँ लाया और यहाँ पर सरेंडर करवाया। पहले इस पर बात करें। अपने साथियों के बच्चों को, रिश्तेदारों को। और इतना ही नहीं तारिक साहब, जो भी यहाँ पर केस का लिस्ट निकलता था अपने रिश्तेदारों को लगाया। मेरिट बेस पर नहीं था, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की फिर मेहरबानी थी जिसने यहाँ मेरिट लगाया। नहीं इंजीनियर साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। या तो आप बचना चाहते हैं सवाल से, भागना चाहते हैं, सवाल ये है उसका जवाब दे। पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, बाकी बातें बाद में करते हैं। मेरिट बेस्ड क्या हुआ, केस किनको लगाया? क्या आपने ये कहा कि उन्होंने यहां पर कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान भेजा, वहां पे ट्रेनिंग करवाई, AK-47 यहां लाया और सरेंडर हुए? मुझे वो स्टेटमेंट पूरी बताइए, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को थ्रेट लगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी गलतियों पर इनका एहसास हुआ कि हमें गलती हुई है, लोगों के साथ हमने धोखा किया है, तो फिर जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, जब इनको लगा कि अब हमारी जो यहां हम कश्मीर में रह रहे हैं अब हम सेफ नहीं है, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई अपने साथियों के बच्चों और अपने रिश्तेदारों के बच्चों को सरहद पार भेजकर, और जब वो वापस आए उनको अपनी हिफाजत के लिए मामूर पर रखा। और जब इन्होंने कुर्सी हासिल की तो उन्हीं बच्चों को भी रोजगार दिलाए और सरेंडर करवाया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं इनकी साथियों के बच्चों की, इनके रिश्तेदारों के बच्चों की, फिर उनको नौकरी दिलाकर यहाँ के जो बच्चे थे जो यहाँ मेरिट बुनियादों पर आना चाहते थे उनके रोजगार पर शब खून मारकर इन्होंने एक कुर्सी हासिल की और उनको रोजगार दिया। तो इंजीनियर साहब आपका यह कहना है कि जो पाकिस्तान से उस वक्त मिलिटेंट यहां पे आए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुष्ट पनाही पे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहकामात सुनकर यहां पर किलिंग्स करवाते थे, आपका यह कहना है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैं नहीं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं अपनी साथियों, एक पॉलिसी थी मिलिटेंसी के खिलाफ मिलिटेंट, यानी जो यहां थे, जो इनके रास्ते में आता था
इसको वो किल करते थे। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है मिलिटेंट बनाए कि इखवानी बनाए? इखवानी भी इन्हीं का है। इखवानी, मैं इनको इखवानी कह रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं जिनको इन्होंने बाहर भेजा था उनको ये काज के लिए नहीं भेजा था, उनको इसलिए भेजा था ताकि ये वहां आकर यहां जो हमें खतरा है हमारी हिफाजत करे, और इनको फिर सरेंडर करवा के इनको नौकरी दी और बाहर भेजा। तो नजीर साहब, किस बुनियाद पे आप कहते हैं? क्या ऐसे कुछ प्रूफ है आपके पास जो आने वाले दिनों में आप सामने लाएंगे? ये लोग जानते हैं, मेरे ट्रायल शरीफ के लोग जानते हैं, बड़गाम के लोग जानते हैं, सारे कश्मीर के लोग जानते हैं। मुझे ये आप क्यों पूछते हैं? ये सारे नौजवानों को पता है, ये सारे नौजवानों को पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कौम के साथ क्या किया है, कौन सी बर्बादी की है। बार बार हमें धोखा दिया और अपनी कुर्सी के लालच के हवस में इस कौम को कठेरे में खड़ा करके एक केज में फंसा दिया। तो इंजीनियर साहब, हम ये माने कि जो 90 की दहाई की मिलिटेंसी थी उसको क्रश करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम रोल है। क्या उस किरदार को आप सराहेंगे या आप कहेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है? जी। मेरा ये नहीं है कि क्रश कराने में इनका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनकी एक पॉलिसी थी किस तरह ये लोगों को बहकावे में आकर सेंटिमेंट्स को उजागर करके लोगों को किस तरह ये अपनी कुर्सी हासिल कर रहे थे। और इस वक्त मैं कह रहा हूं, इस वक्त भी मैं कह रहा हूं कि कौन कौन सा जो पन्ना है हिस्ट्री का, अगर हम पन्ना देखेंगे वहां आप खुद देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 47 से आज तक इस कौम के साथ एक एक नारा लगाकर, जज्बाती नारा लगाकर इस कौम को उसके साथ क्या क्या नहीं किया। तो नजीर साहब, फिर लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दिया? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी खामियाब गिन रहे हैं, मजीद आपने जो पिछली बार भी एक स्टेटमेंट दी थी उस पर भी बात करेंगे, तो फिर लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दिया, क्यों जिताया, क्यों आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी? देखिए, जो पार्टी 40 साल से हुकूमत कर रही थी उन्होंने एक नारा दिया था। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बेचारे अक्सर अनपढ़ थे, ये आपको समझना चाहिए। जब इन्होंने नारा दिया, लोगों को जमा किया, इन्होंने मजहबी जो हमारे जो मुकामात है उनको भी नहीं छोड़ा। वहां पर भी लोगों को कस्में खिलवाकर, कस्में खाकर अपना इक़्तिदार जब हासिल किया तो लोग बेचारे क्या करते, उनको कोई लीडर नहीं मिलता था, उनको बस इतना ही पता था शायद शियत आलमानियत, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक जमात है जो यहां हुकूमत कर सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि जब दूसरी जमातें, यानी मैं मिसाल दे रहा हूं, पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब बनाई तो लोगों ने सोचा उस वक्त, तो उन्होंने टर्न किया, तो फिर पीडीपी को जब वोट मिला तो आपने खुद देखा तब तक कोई जमात ही नहीं आती थी। और दूसरी बात, मैं इन पर यह भी इल्जाम लगा रहा हूं कि ये इतने खतरनाक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इतनी खतरनाक जमात है, ये इतनी तौसीबी जमात है, ये किसी पढ़े लिखे को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और नए किसी पढ़े लिखे को आगे आने नहीं देंगे। ये इंजीनियर साहब, आपने कहा कि शेख अब्दुल्ला के बारे में जो आपने पिछली बार एक स्टेटमेंट दी थी जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफी आपसे खफा नजर आ रही है, और जो शेख अब्दुल्ला के बारे में आपने कहा था, आपने तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो मुझे लगता है कि मैं भी नहीं ले सकता। तो शेख अब्दुल्ला के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट देना आपको लगता है सही है जो आपने कहा? नहीं, देखिए सही क्या है, ठीक है, जब हद से इंसान का जो जज्बा है, इंसान का जो दिल है, जब देखते, हम रोज देखते हैं यतीम बच्चे, हम रोज देखते हैं कोई न कोई माँ जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो मिलिटेंट है, जो भी कोई है, जो ये नासूर है, ये नासूर कहां से स्टार्ट हुआ है? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को नासूर कहते हैं इंजीनियर साहब? तो नासूर कहता हूं, ये बदनुमा दाग है। और मैं कहता हूं, सब नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, मैं जहद कर रहा हूं और आप भी जहद में हिस्सा लीजिए। ये पहला जहद होगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जब इनका जनाजा निकलेगा। तो ये बताइए इंजीनियर साहब, काफी नाराज आप खुद नजर आ रहे हैं। आपने ये भी कहा कि अगर इनको एक मोहल्ले में कहा जाए कि आप वजीर आला बनाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए भी तैयार होगी। इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ऐसा कहा ना? अगर अभी मरकज से
میں وثوق سے کہتا ہوں اگر ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہندوستان کے جو ہمارے بھی پرائم منسٹر ہیں اگر وہ ابھی اعلان کرے گا کہ نیشنل کانفرنس والوں آ جاؤ آپ کو چیف منسٹر کی کرسی مل جائے گی لیکن ایک گاؤں کے لیے ایک محلے کے لیے یہ تیار ہے, یہ لوگوں کو پتا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, اللہ گواہ ہے, کیونکہ ہماری جو حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگر انجینئر صاحب آپ کو نیشنل کانفرنس کل کی ڈیٹ میں یہ کہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں, ہماری پارٹی میں آئے, تو دوڑے جائیں گے آپ؟ ایک بڑی پارٹی ہے جموں کشمیر کی. اگر یہ اپنا موقف اگر یہ آج ایک چیز کرے, عہد کرے کہ جب تک 370 پنتی سے اور سٹیٹ ہوڈ واپس نہ آ جائے ہم الیکشن میں تب تک حصہ نہیں لیں گے, تو سارے نوجوان ان کا ساتھ دیں گے. آپ پھر نیشنل کانفرنس جوائن کریں گے اگر انہوں نے ایسا کہا؟ اگر انہوں نے یہ کہا, اور پہلے جمہوری حکومت ضروری ہے, میں وثوق سے کہتا ہوں, اس سے کیا ہوگا جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم بار بار غلطیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ کہیں گے ہم حصہ نہیں لیں گے تب تک جب تک 35 سے 370 اور سٹیٹ ہوڈ واپس نہ آ جائے, اگر وہ یہ کریں گے تو سارے نوجوان ان کے ساتھ ہیں. نہیں نذیر صاحب, آپ بھی لوگوں کو گما رہے ہیں, آپ لوگوں کو گما رہے ہیں. مجھے سوال سیدھا ہے کہ اگر انہیں اسٹیٹ ہوڈ 370 واپس آنے تک الیکشن نہیں لڑا, آپ کے بقول وہ بائیکاٹ کرے تب تک, تو آپ نیشنل کانفرنس جوائن کریں گے؟ سوال ہاں یا نہ بتائے. نہ. تو لوگ کیسے جوائن کریں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے نوجوان جوائن کریں گے, پھر آپ اکیلے رہیں گے. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کود جائے اور خود آپ سیف رہیں گے. نہیں, وہ جائے لیکن کب؟ جب ہمیں 35 سے 370 دیکھیے یہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, ایک تنظیم ہوتی ہے, ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں, ان کی بات مانی جائے گی. اگر یہ اس وقت اپنی غلطی کا احساس میں ان کو دلانا چاہتا ہوں, اگر آپ اس وقت قوم کا ساتھ دیں گے, اگر آپ سٹرکٹ رہیں گے, الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, تو وثوق سے میں کہتا ہوں جو آج تک آپ نے غلطیاں کی ہیں لوگ آپ کو معاف کریں گے. تو انہوں نے گپکار الائنس تو بنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں 370 کو بھی واپس لایا جائے گا, 35A کو بھی واپس لایا جائے گا, اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس آئے گا. تو کہاں پہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے, کہاں پہ آپ کے مسائل جو بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو ایک بڑی ٹیم بنائی ہے. نہیں, دیکھیے جو ٹیم ہے, ٹیم میں وہ بول رہے ہیں, لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں, آپ نے خود بیان دیکھے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب کے, آپ نے عمر صاحب کے خود بیان دیکھے ہیں, ہم الیکشن لڑیں گے, جدوجہد اور 370 کے لیے جدوجہد کریں گے. کیا جدوجہد کریں گے؟ یہ سب پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ وہ سب جوڈیشس ہے, وہ عدالت عالیہ میں مسئلہ ہے, وہ دیکھا جائے گا. نہیں, کیسے؟ جب راتوں رات پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, وہی پارلیمنٹ آج بھی وہ فیصلہ کریں گے, سیدھے کہیں گے ہم. لیکن پارلیمنٹ میں فاروق عبداللہ کا ایک ووٹ ہے, ان کے 2-3 جو ہے وہ ایم پیز ہیں, تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ رولنگ پارٹی جو ہے ان کے پاس میجورٹی ہے. میں اپنے پرائم منسٹر صاحب, ہوم منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. سر ہم تو نیشنل رہیں گے, نہیں یہ رہیں گے ابھی, وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں. طارق صاحب دونوں چیز نہیں مل سکتے. ایک طرف سے یہ کہتے 35A, تو سر بائیکاٹ کرنے سے سر بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر بھارتیہ جنتا پارٹی یہاں پہ آ جائے گی, پھر آپ اس پہ چلائیں گے کہ بھاجپا آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کرے اور بھارتیہ جنتا پارٹی آگے آئے. اگر یہاں بی جے پی آئے گی 6 مہینے کے بعد وہ ٹک نہیں پائے گی, لیکن ہم اگر اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے, ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بی جے پی آ جائے گی. آج کس کی آپ بات کر رہے ہو؟ ورنہ یہاں کیا ہے, حکومت آ کے بھی اگر یوٹی میں ہم الیکشن لڑیں گے, خدا رہا میری بات سمجھیے, ایک چیف منسٹر کو ایک ایل جی کے پاس جانا پڑے گا. ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا رہے گا؟ ہم کل اپنے بچوں کو یہ کہیں گے جو کچھ چھوڑا تھا نیشنل کانفرنس نے 47 سے آج تک وہ بھی ہم نے بھیج ڈالا. لیکن انجینئر صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گناہ ہمارے تھے, جو کشمیری پولیٹیشن سے, جو ہمارے سیاست ان نے جو غلطیاں کی ہے اس کا خمیازہ ہے. آج اگر ہمارے کل کی ڈیٹ میں اگر کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو اس کو اگر گورنر صاحب کے پاس جانا پڑے گا, تو ان کی غلطیاں ہے جو انہوں نے ٹھیک نہیں کی تھی. کرپشن کے معاملے میں کشمیر نمبر 1, لوگوں کو روزگار نہیں ملا, جھوٹے دعوے آج بھی سٹکے نہیں ہیں, بجلی نہیں ہوتی ہے گاؤں میں. تو انہوں نے جو غلطیاں کی اس کی سزا تو ملنی چاہیے, جو آپ بھی کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. دیکھیے یہ میں صرف یہاں کے کشمیر میں سچ بولتا ہوں, یہاں کے کشمیر کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, ہم نے غلطیاں کی ہے, سارے پولیٹیکل لیڈروں نے غلطی کی ہے, قوم کو دھوکہ دیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ
जहां ये मरकज हिंदुस्तान ये दावा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है, फिर मेरे टांग में अगर दर्द होगा, किसी अंग में दर्द होगा, तो इसका इलाज किसको करना है? लेकिन सर जब अपने ही डॉक्टर चोर हो, सर जब अपने ही डॉक्टर चोर हो, जब डॉक्टर पैरास्टामोल देने के बजाय ये कहे कि आपने कैंसर है, मैंने उसके लिए दवाई देनी है, देनी पैरास्टामोल हो, तो कहते हैं ना कि जब अपने ही घर में चोर हो तो दूसरों को चोर कहने से बेहतर है कि चुप रहे। हमारी अपनी, आप लोगों की अपनी गलती। आप पीडीपी में थे, आपने एक अच्छे ओहदे पे काम भी किया, लेकिन फिर हमने देखा कि आप पीडीपी से फारिग हुए। महबूब मुफ्ती की आज की स्टेटमेंट्स देखिए। मसला यह है सर, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जो आप खुद कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, लेकिन कभी आप भी तो किसी पार्टी के थे, कभी आप भी पीडीपी का एक बड़ा हिस्सा थे। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, पहली जो सिटून है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी है इस कौम को बर्बाद करने में। जब ये हुआ था, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मैं था, मैं वसूख से कहता हूं कि मुफ्ती साहब ने जो ये पीडीपी बनाई, उसका ये मकसद नहीं था। उसने एक ही बात कह दी, कलंदरा इनेरी तिनेरी येमी कलंदरा। वो हार्डकोर इंडियन था, वो हार्डकोर इंडियन था, वो कोई पाकिस्तानी नहीं था मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन वो कश्मीरी लोगों को, कश्मीर के नौजवानों को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। इसने कभी दूसरा बयान नहीं दिया है। वो चिटक रहा है एक ही बात पर, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी, बोली से। और मैं वसूख से कहता हूं, और मैं मोहब्बत जी से अपील करता हूं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के एजेंडे को तक पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों की नजरें आप पर है। ये वक्त है मुफ्ती सईद साहब को सब लोग, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को सब लोग याद कर रहे हैं। ये ना हो कि कल आप पर उंगलियां उठ जाए। जो आपके बयानत है, अगर आप भी चाहती हैं जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाए, फिर मेरा यही एक रास्ता है कि आपको भी अहद करना है कि तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक 335। और आप कहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से कल मैंने स्टेटमेंट सुना है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन यह वादा नहीं किया है कि क्या 335A 370 स्टेटहुड के बाद हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या बतौर यूटी में हम। मैं उनसे क्लियर करवाना चाहता हूं ये चाहते क्या है। दूसरी बात, ये न समझे कि लोग इनके पीछे हैं, वो हाहाकार कर रहे हैं। मैं नौजवानों से कहता हूं, क्या आपको ये वाकई लगता है हमें रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। अब जो भी रोजगार होगा वो मेरिट बुनियादों पर होगा। आपको सेंटिमेंट्स, वो जो हम कहते हैं जज्बाती नारों से उकसाया जाता है जी। आप मेहरबानी करके ये देखिए कि अच्छी राह क्या है, हम कैसे इस कौम को अब बचाएंगे। हमारे पास अल्लाह ताला ने कलम दिया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे, हम पूरा जद्दोजहद करेंगे। सर ये बताइए, आप पीडीपी से फारिग हुए किस पार्टी के बिना पर आप पीडीपी से निकले? क्योंकि आपने खुद कहा था कि महबूबा मुफ्ती जी आपकी बहन जैसी है, तो इस बहन के साथ धोखा क्यों किया आपने, और किस पार्टी ने कहा आपको ये करने के लिए? मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा जी, चाहे मैं तो उनकी पार्टी से मुझे निकाला गया है, मैं उनके खिलाफ, महबूबा जी के खिलाफ मैंने तो उस वक्त भी कहा वो मेरी बहन है, आज भी मैं कह रहा हूं वो आयरन लेडी है, वो मेरी बहन है। मुफ्ती साहब मुझे बहुत कदर करते थे, वो नौजवानों की अच्छी कदर करते थे, लेकिन मैं महबूबा जी को याद दिलाना चाहता हूं, आपने ही कहा है मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं है, कुर्सी आती जाती है, लेकिन खुदारा आपका जो ग्राउंड आज है 12 लाख वोट है, कम से कम आज कौम का साथ दीजिए ताकि आने वाली जनरेशन आपको याद करे। अलाहिद पसंद उनका मौक़िफ़ अलग था। वो क्या चाहते थे, मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर अपनी बात कह रहा हूं, अपने घर में अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बात। तो इंजीनियर साहब आपको पीडीपी को तोड़ने के लिए किस पार्टी ने रखा था? जब आप पीडीपी के बारे में आपने जो इंटरव्यू दिया था एएनएन पर ही, और उसके बाद जिस तरह से आपके खिलाफ पीडीपी इकट्ठे हुई, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या किसी पार्टी ने नकदी दिया, अकाउंट में डाला, या आपके लिए कोई गाड़ी आई ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें? यही तो बदकिस्मती है, यहाँ जो लोग सच बोलते हैं उन पर उंगलियां उठती है। आपने ऑटोनॉमी की बात की, ऑटोनॉमी कहां गई? सेल्फ रूल की बात की, सेल्फ रूल कहां गया? आपने कितने वादा किए, और अब आप 370 पर लोगों को मरवाना चाहते हैं। जब आपकी ऑटोनॉमी नहीं आई, सेल्फ रूल नहीं आया, तो 370 कैसे आएगा? जी देखिए, मैं इसमें तारिक साहब मेरी बात सुनिए, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हम ये कहेंगे कि हम लोगों को
मरवा रहे इस पर 370, 35A या स्टेटहुड। नहीं, ये हमारा हक है। हम तो कोई दूसरा चीज नहीं मांग रहे हैं, हम कोई आजादी नहीं मांग रहे हैं, हम वो मांग रहे हैं जो हमें अपना था। तो सर पार्लियामेंट में जाए, सर पार्लियामेंट में जाके बोले। सर जा रही है सर, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या, हम क्या गैर है? सर पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं। इंजीनियर साहब, ये पाकिस्तानी के नाम पे आपने लोगों को मरवाया, हिंदुस्तान के नाम पे आपने लोगों को मरवाया। सवाल सुने, इलेक्शन लड़े आप खुद, पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट में बोले। आप तो पार्लियामेंट में फारूक साहब जब 370 उठा तो वो तो 4G की बात कर रहे थे। आपके 3 MP नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे पार्लियामेंट में। महबूब मुफ्ती ने कहा कि हाथ टूट जाएंगे, झंडा कोई नहीं उठाएगा। सब कुछ तो हो रहा है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, यही इस कौम की बदकिस्मती है, हमें कोई अच्छा लीडर नहीं मिला है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिवा हमें आज तक कोई अच्छा नहीं मिला है जो हमें रास्ता दिखाता। हमने करना क्या है इस मारदाड़ से? देखिए, जब हम शाम को देखते हैं किसी न किसी की लाश होती है, किसी न किसी की मैयत होती है, वो भी अपनी माँ के लाले होते हैं। जिगरस खंज गथा ये शाम वुचान कुछ यथान के मारदाड़ यथान की यहाँ अमन आ गए। लेकिन यह अमन के लिए लीडर को पहल करनी चाहिए, नेशनल कांफ्रेंस को पहल करनी चाहिए, PDP को पहल करनी चाहिए, ये जो अपनी पार्टी है उनको पहल करनी चाहिए, न कि वो अपनी हवस, कुर्सी के हवस के लिए लोगों को उकसाए। इंजीनियर साहब, चाडोरा में आपके साथ काफी लोग हैं जो हमें भी पता है, हमने कुछ मीटिंग्स आपकी देखी। आप आवाम के साथ जाए, फारूक अब्दुल्ला के घर, महबूब मुफ्ती के घर जाए। मेरे नौजवान को आप जो प्रवोक करते हैं, उससे बेहतर है कि अपने वोटर के साथ जाए, वहां पर पूछे फारूक अब्दुल्ला से, पूछे महबूब मुफ्ती से, पूछे उमर अब्दुल्ला से, सज्जाद उनसे पूछे, देखिए अल्ताफ बुखारी से पूछे। आज की जो कम्युनिकेशन है, आपको पता है वो कम्युनिकेशन यही है कि फेसबुक, सोशल मीडिया आज सब बच्चे यूज कर रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके हिस्ट्री पर नजर दौड़ाइए, हिस्ट्री देखिए और देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। सर कश्मीरी अच्छी तरह से हिस्ट्री को जानते हैं इंजीनियर साहब, कश्मीरी बच्चे को पूरी हिस्ट्री पता है। वो कहते हैं ना, वो तो चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकली जो है धोखा हुआ है, सियासी धोखा हुआ हमारे साथ। ऑटोनॉमी के नाम पे कितने लोगों को मरवाया गया, सेल्फ रूल का ख्वाब दिखाया गया। सर अब 300, मैं दूसरी बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, देखिए 370 जो है अदालत आलिया में है और पार्लियामेंट में डिसीजन लिया गया, मेजॉरिटी थी बीजेपी की और जो बाकी उनके साथ छोटी बाकी पार्टीज थी। अब आप भी कोशिश करें, आप 10 लोगों को जो है पार्लियामेंट में ले जाए कश्मीर से, फारूक अब्दुल्ला जाए, इंजीनियर साहब जाए, महबूब मुफ्ती जाए, उमर अब्दुल्ला जाए। मेरी बात सुनिए, कल आपके साथ भी हो जाएगा, मेरी बात सुनिए। सर हमारे साथ जो होना था वो आप लोगों ने कर दिया, अब क्या होना है? बंदूक आप उठाए लोगों से और लोगों को आप कहे कि वो सोशल मीडिया पे लिखे। मेरी बात सुनिए ना, आप कहने नहीं देते हैं। जी कहिए। तारिक साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मैं वही कह रहा हूं, 370 पंक्ति से स्टेटहुड मांगना क्या गुनाह है? आपसे मैं कहता हूं नहीं गुनाह है, आपका हक है। इसमें क्या? अब ये सारे पार्टी के लीडर जो है, देखो इन्होंने लोगों के जहन में क्या रखा है, वो अदालत आलिया में है। क्या अदालत आलिया में है? क्या अदालत आलिया में? 370 पंक्ति का केस। अरे ये तो डोंग है। अरे रातों रात इसको पार्लियामेंट ने खत्म किया, वही पार्लियामेंट वापस ला सकती है। ये लोगों को क्यों नहीं कहते? सर अब आपने अच्छी बात कही, कह रहे हैं इनको इलेक्शन लड़ना है यूटी में। इंजीनियर साहब या तो आप कंफ्यूज है या आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अगर पार्लियामेंट में है, आप लोग इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट में जाए और वहां पे लाए वापस 370, 35A को वापस लाए पार्लियामेंट से। बाइकाट से कैसे आ सकता है सर? क्या बाइकाट से? जो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज बाइकाट करे इलेक्शन का, तो वापस कैसे आएगा? वही ना, जब कोई नहीं लड़ेगा, जब कोई नहीं लड़ेगा, रजिस्टर हम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो हक है वो हमें वापस। इंजीनियर साहब कहीं आपने बीजेपी के साथ टाइप तो नहीं किया है जो आप कह रहे हैं कि सब पार्टियां बाइकाट करें और बीजेपी आकर क्लीन स्वीप कर दे? ना, इसमें क्या है, यहां तो आपने देखा है 90 में भी कुछ इखवानी राज हुआ था, तो वो कितनी देर तक चला? वो कितनी देर तक चला? बीजेपी आएगी, वो 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। अगर वो आएगी, खुदा न खास्ता, लोग जज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। और मैं बीजेपी वालों से कहता हूं, वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, जनाब हम आपके हैं, जरा हमें 35 से और 370 उनको भी हाथ मिलाना चाहिए। इस वक्त मैं उनकी भी गुजारिश करता हूं, क्या उनके बच्चे उनको कल कोसेंगे नहीं?
کیا ان کے بچے ان کو کل سوال نہیں کریں گے کہ ہمارا فیوچر کہاں ہے؟ ان کو بھی جاننا چاہیے. یہ کیا صرف نظریتوں کے ذمہ ہے؟ یہ کیا صرف فلانی کے ذمہ ہے؟ سب کو اکٹھے, میں وہی کہہ رہا ہوں, سب کو اکٹھے جا کر یہ مانگنا چاہیے اپنا حق. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن نہ پتھر اٹھانی ہے نہ گن اٹھانا ہے. بڑے پیسفلی ہم نے روشن روشو پنس پرائم منسٹرس یوت کال نسا واپس دکھ, اور وہ مجبور ہے. لیکن جب ہم تیار ہو رہے ہیں کہ یو ٹی میں ہم الیکشن لڑیں گے, ان کو تو پتا ہے یہ لوگ لڑیں گے, کل یو ٹی بھی لے. اب مجھے لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے یو ٹی کے بعد محلے کی شکل نہ دی جائے گی جموں کشمیر کو. کیسی بات. انجینئر صاحب اور ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اپنی پارٹی یعنی جو ہمارے ہیں الطاف بخاری, انہوں نے تو کہا جو ہے 370 پر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ 370 واپس آنی چاہیے. ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے بڑھنا چاہیے. ایسے بھی تو لیڈرز ہیں, جب آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے تو وہ پارٹی آگے آئیں گی, سجاد صاحب آئیں گے اور ہمارے جو ہے دوسرے الطاف بخاری صاحب آگے آئیں گے. یہاں پہ تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نئی پارٹیز آ رہی ہیں, وہ آگے آئیں گے. 2 پارٹیاں بائیکاٹ کر کے تیسری کھڑی ہو جائے گی. دیکھیے میں پہلے سجاد صاحب کی بات اگر کروں, وہ اس کا بیٹا ہے جو شیر تھا, جس نے اسمبلی میں 9 لوگوں کو زخمی کیا اور خود بھی زخمی ہو گیا. جب گیلانی صاحب, رشید کابلی صاحب اور عبدالغنی لون صاحب 370 ہٹانے کی ضد میں وہ جب اٹھے, جب شیخ محمد عبداللہ تھے, تو وہاں کیا ہوا؟ وہ شیر کا بیٹا ہے. میں اس سے کہتا ہوں مہربانی کر کے سجاد صاحب, قوم آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ زندگی کیا ہے, 60 سال 70 سال 80 سال, لیکن اپنے باپ کے اس جذبے کو, اپنے باپ کے اس والہانہ جو اس کا جذبہ تھا, اسے مسخ کرنی مت دیجیے. لوگ اس کو آج بھی یاد کریں, ہم نوجوان ان کو آج یاد کر رہے ہیں, لیکن اس لیے کہ جب وہ قوم کا وفادار تھا. اگر سجاد صاحب نے غلطی کی تو مجھے لگتا ہے اس کا ذمہ دار خود سجاد صاحب ہوگا. اور دوسری بات جو الطاف صاحب کی آپ نے بات کی, پارٹی بنانی یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس سے ایک چیز ہوتا ہے, لوگوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ واریات دکان سے پیوان, یہ اتی دکان, یہ نون چائے پیوان, تک دروگ پیوان, یہ بیاکھ دکان پیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے تمن میلیو باؤ, تمن چو اکھ کرا تھپ تک بیاکھ. مگر میں الطاف صاحب سے گزارش کرتا ہوں, آپ فائنانس منسٹر ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, پرسنلی میں الطاف صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ کام کرنے والا بندہ ہے. لیکن اس وقت قوم کو ضرورت ہے یہ پانی, یہ بجلی, یہ سڑک, یہ تا قیامت تک رہیں گے یہ مسئلے, یہ کبھی حل نہیں ہوں گے. کیونکہ آبادی بڑھتی ہے, پانی کا استعمال ہم نے روز بروز کرنا ہے, یہ معاملے بڑھ جائیں گے, یہ کبھی حل نہیں ہوں گے. لیکن جو مسئلہ ہے, اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیوچر کے لیے قوم کو کیا دے رہے ہیں. تو اگر وہ بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں آپ کریں گے؟ ہلو, اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں آپ بائیکاٹ کریں گے؟ ارے میں وہی کہہ رہا ہوں, جب بڑی پارٹیاں نہیں, وہ نہیں کریں گے انجینئر صاحب, وہ الیکشن لڑیں گے. انہوں نے کلیئر سٹینڈ دیا ہے. محبوب مفتی نے, آپ نے خود پڑھا ہے, وہ کل کہا کہ میں الیکشن لڑوں گی, میری پارٹی الیکشن میں آئے گی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں, ابھی الیکشن ہونے والے ہیں, ابھی بگل نہیں بجا ہے. ارے سر, مجھے نہیں جی سر, نہیں سر, مجھے جواب دیجئے. نیشنل کانفرنس بھی الیکشن لڑے گی, اپنی پارٹی بھی لڑے گی, سجاد صاحب بھی لڑیں گے, محبوبہ جی کی پارٹی بھی لڑے گی. کیا انجینئر یتو جو ہے الیکشن میں حصہ لیں گے کہ نہیں؟ اور یہ ریکارڈ ہوگا, اس دن میں پھر سے چلاؤں گا اگر آپ نے جھوٹ کہا. جی دیکھیے, اگر انہوں نے لڑا, اگر بڑی پارٹی نے لڑا, تو پھر چھوٹے ہم مجبور ہیں, پھر ہم مجبور ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم مجبور ہیں, پھر میں وہی کہہ رہا ہوں. میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن الیکشن کا بائیکاٹ کیجیے تب تک جب تک یہ چیزیں واپس نہ آ جائے. دوسری بات, آج میں مرکز سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملازم کی جو آج آپ نے وہ آرڈر پہ آرڈر نکال رہے ہیں, جی آپ آرڈر پہ آرڈر نکال رہے ہیں, میں ان ملازموں سے کہتا ہوں یہ جو اللہ تعالیٰ سے طرف تو عذاب کیا ہے, تو یہ غفار تو 17 اس ٹیبلس پہ گھان, تو چھلن گندان تک, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ ان ملازموں کو ویجیلنس کی ویریفیکیشن کے لیے, یا ان کو آج کہا جا رہا ہے کہ آپ چٹھی بھی نہیں لکھ پائیں گے اوپر تک, آپ اپنے پہلے جو آپ کا امیجیٹ باس ہوگا ان سے پہلے پوچھنا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوا, یہ اس لیے ہوا ہے
ये सान मोड़ कुन जाए गसान तहसीलदार साहबस निश क्लर्कस निश और आप यकीन नहीं करोगे उसका दरवाजा नहीं खुलता है तमिस करने बिचारी तूत अजाब जहनी कि सच मजबूर गसान। तो जो मुलाजमीन के साथ अभी हो रहा है आपको लग रहा है वो सही है और इनको सजा मिल रही है जो इनने गलतियां की है माजी में? मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मुलाजिमों के साथ अच्छा हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो हुआ है ये किसी ने नहीं किया, अल्लाह ताला की तरफ से उनको अजाब। वही मैं कह रहा हूं ना कि माजी की गलतियां जो है उसको लोगों का अजाब किया है, उन्होंने लोगों का अजाब किया है। आज मैं कह रहा हूं आप खुद जाइए तारिक साहब किसी अफसर के पास, शायद वो आपसे डरेंगे कि एक जर्नलिस्ट है ये शाम को हमें घेर करेगा, लेकिन अगर आम आदमी जाए खुदा हाजिर नाजिर जान कर उसकी कोई इज्जत नहीं है। जब इतने बड़े लीडरों की इज्जत नहीं है तो उन लोगों बेचारों की क्या इज्जत होगी? इंजीनियर जी इंजीनियर नजीर इत्तू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, लेकिन आपके बयान पे मैं जरूर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदऊ करूंगा और जानना चाहूंगा जिस तरह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम आयद किया कि 90 की दहाई में उन्होंने खुद मिलिटेंट्स जो है यहां से बच्चों को भेजा पाकिस्तान और पाकिस्तान से यहां वापस लाया, मिलिटेंट बना के बाद में सरेंडर करवाया और मिलिटेंटों को मरवाया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंजीनियर साहब हमें वक्त देने के लिए।